नई राजनीतिक सत्ता का जन्म हो सकता है या कंटिन्यूटी रहेगी? इसमें ये एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी, ये चर्चा हमने थोड़ी दिनों पहले बंद कर दी थी कि भाई एंटी इनकम्बेंसी नाम का कॉन्सेप्ट अब धाराशाही हो गया है, प्रो इनकम्बेंसी ज्यादा हावी होती है, और यही लागू होता था मोदी सरकार पर भी। पर क्या एंटी इनकम्बेंसी रिविजिट कर सकती है? कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। देखिए, ये चुनाव वर्ष है और जैसा आपने अपने संबोधन में कहा भी, अब हर छोटी बड़ी घटना जो है उसका इस्तेमाल राजनीतिक दल चुनाव के लिए करेंगे। आपने तमाम सारे मुद्दे गिनाए, एक मुद्दा छूट गया, वो मैं बोल देता हूँ, मणिपुर की अशांति जी, पूर्वोत्तर हमारा जो है वो भी एक बड़ी चुनौती और 3 राज्य जीते थे वहां पर। 3 राज्य जीते अभी हाल में, शुरू में बिल्कुल बोनी वहीं से हुई थी, तो वो भी एक है। और जो मुद्दे आपने गिनाए निश्चित रूप से वो सारे 2024 के चुनाव का नैरेटिव बनाने में कहीं ना कहीं वो साबित होंगे कारण। दरअसल क्या होता है कि 10 साल का समय किसी भी सरकार के लिए और जनता के लिए एक सफिशिएंट टाइम होता है। जब 5 साल बाद कोई सरकार नहीं आती है और 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो और वो काम करती हुई दिखती है तो लोगों को लगता है कि इसको मौका देना चाहिए। और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो ये एक धारणा थी कि भाई इन्होंने बहुत सारे, चूंकि पिछले लंबे समय से कांग्रेस का शासन देश में था और बहुत सारी चीज़ें थी जो ठीक करनी थी, तो इस सरकार को मौका मिलना चाहिए, ये एक धारणा थी और वो मौका लोगों ने दिया भी। उसमें पुलवामा भी एक फैक्टर था, बालाकोट वाला, लेकिन एक मानस था ये। और कांग्रेस जो है 2014 की हार के बाद इतना ज़्यादा सदमे में थी। वो अलग बात है कि 2018 के में 3 राज्य जीते भी थे उसने, लेकिन वो 2019 में कोई बड़ी चुनौती नहीं बन पाई, ना तो विपक्ष की एकता कर पाई, क्योंकि 3 राज्य जीतने के बाद कांग्रेस के अंदर एक अहंकार वाला भाव आ गया और उन्होंने विपक्षी एकता को एक तरह से सेकंड प्रायोरिटी रखा। वो अभी भी यक्ष प्रश्न है। नहीं, अब मुझे लगता है शायद कुछ सबक लिया है उन्होंने। अब जो उनकी बातचीत से और उससे लगता है कि वो मान के चल रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव का नैरेटिव अलग होगा, लोकसभा के चुनाव मुद्दे अलग होंगे, तो कहीं ना कहीं मिलजुल कर ही लड़ना पड़ेगा। ये एक धारणा, और राहुल गांधी का डिस्क्वालीफाई होना भी उसमें एक एड ऑन फैक्टर हो गया है। तो इसलिए जो है इस बार कांग्रेस पहले की अपेक्षा ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा संगठित दिखाई पड़ रही है। उसने भी एक, जैसे 2014 में गुजरात मॉडल क्रिएट किया था नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने, इस बार कांग्रेस ने हिमाचल के बाद एक कर्नाटक मॉडल क्रिएट किया है। और राजस्थान में आप देख लीजिए जिस तरह से तमाम सारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, अशोक गहलोत चला रहे हैं, तो वो कर्नाटक मॉडल का ही एक नॉर्थ इंडिया में एक रेप्लिकेशन है, आप कह सकते हैं। तो ये, और कांग्रेस को एक फार्मूला समझ में आ गया है कि भाई इस देश में लोग वादों और सपनों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो सपने दिखा करके 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे, 2019 में उन्होंने और उनको बढ़ाया। अब कांग्रेस वो सपने दिखा रही है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रही है जो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों को लगता है। अब न्याय योजना पिछली बार फेल हो गई थी, लेकिन इस बार देखिएगा न्याय योजना किसी न किसी रूप में कांग्रेस फिर लाएगी। और पिछली बार वो चुनाव के वक्त लाए थे, इसलिए वो उनका कहना है कि हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाए। इस बार शायद वो पहले से कुछ इस तरह का, और कर्नाटक और हिमाचल का उदाहरण दे करके लोगों में भरोसा जगाएंगे कि हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, आपको 6,000 साल मिल रहा है, आपको 6,000 महीना देंगे। आप कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे, ये सवाल होते रहेंगे, लेकिन एक वादा वो कर देंगे। और जनता जो है, जो वोट देती है, वो वादों पर भरोसा करती है, वो इस पर नहीं करी। आंकड़ेबाजी हम लोग करते रहते हैं। गारंटी की गारंटी कौन देगा, वो गारंटी को ले लेते हैं। और विपक्ष जिस तरह से इस बार एकजुट होता दिख रहा है फिलहाल, अभी 12 जून की मीटिंग में क्या निकलता है, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चुनौती बीजेपी के लिए इस बार होगी। अभी जो जब गारंटी की बात होती है, जो वादे किए गए थे कि भाई अच्छे दिन आएंगे 35 रुपए में, खैर ये बीजेपी ने नहीं कहा, उनके समर्थक जैसे बाबा रामदेव वो कहा करते थे 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, डीजल कम चाहिए, और आपका जो गैस सिलेंडर वो कितने में चाहिए, 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, आपके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल सृजित होंगे, जो 18 करोड़ हो जाने चाहिए थे। तो अब जब गारंटी की बात होती है तो ये सवाल भी अब क्या पूछे जाने लगे हैं, आपको ऐसा महसूस होता है? बिल्कुल पूछे जाने लगे हैं ये सवाल। देखिए, हर बैठक में सवाल, हर सभा में विपक्ष तो सवाल पूछता ही है, विपक्ष के अलावा जनता के बीच में सवाल सुनाई देती है क्या? हाँ, इन सवाल, और 2-3 मुद्दे और ऐसे हैं जो इस वक्त जनता के बीच में काफी गर्म है। एक तो पहलवानों वाला मुद्दा जो है, ये मुद्दा सिर्फ पहलवानों का नहीं है, ये महिला सुरक्षा का जो बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था और उसको एक तरह से यूएसपी बनाया था कि बहुत हुए महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। अब ये एक तरह से एक प्रश्न बनता जा रहा है। जिस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मामले में जो ढीलापन दिखाई पड़ रहा है सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, तो वो, और जिस तरह पंचायतें हो रही हैं, किसान पंचायतें, खाप पंचायतें, और जनता के बीच में लगातार
ये मुद्दा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक चिंता का सबब। पर ये हमने किसान आंदोलन में भी देखा, पर बीजेपी आसानी से 255 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतने में कामयाब हो गई थी। हाँ बिल्कुल कामयाब हो गई थी। मैं कह रहा हूँ आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ। किसान आंदोलन नवंबर में खत्म होता है और चुनाव होते हैं मार्च में। उन 6 महीने में जो डैमेज कंट्रोल होता है वो बीजेपी ने कर लिया था। लेकिन किसान आंदोलन, इस आंदोलन में एक फर्क है। किसान आंदोलन में जब किसानों की मांगे मान ली गई, इसमें भी अगर मान लीजिए गिरफ्तार कर दिया जाए तो ये मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो देरी जिस तरह से हो रही है, और देरी सिर्फ इसी में नहीं है, विपक्ष के पास, विपक्ष के नेताओं से आप बात करिए तो कहते हैं साहब कुलदीप सिंह सेंगर वाले मामले में देरी हुई, हरियाणा में संदीप सिंह का जिस तरह से वो मामला अभी तक अटका हुआ है। हाँ। अब ये तीसरा मामला है, तो वो एक तरह से धारणा बनती जा रही है कि ये सरकार जो है ऐसे मामलों में हीला महिलाओं में जबरदस्त तो इसका एक महिलाओं में एक मैसेज जो है गलत जा रहा है प्रधानमंत्री अवधारणा के लेवल पर। रामकृपाल सिंह